चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे चैप्टर नंबर 8 में, राइट, जिसमें आपने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। और जो आज की हमारी क्लास है बेटा, अगेन वो इसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज टॉपिक ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपने प्रीवियस क्लास प्रॉपरली देखी हो बेटा, उसको रिवाइज कर रखा हो, राइट। तो आपको ये आज का टॉपिक समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। तो फटाफट से हेडिंग डालिए, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। तो कहते हैं सर, डेफिशिएंट डिमांड इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन aggregate demand is short of aggregate supply corresponding to full employment in the economy। ठीक है जी। तो बेसिकली कहते हैं सर, एग्रीगेट डिमांड क्या है सर? एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड बेटा शॉर्ट रह जाते हैं हमारे एग्रीगेट सप्लाई थे, राइट। तो उस सिचुएशन को हम बेसिकली क्या कंसीडर करते हैं? दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। लेट अस अज्यूम, देखिए, ईडी लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई इन corresponding to फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से लेसर रह जाता है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इज ए डेफिशिएंट डिमांड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं इट इम्प्लाइज टू थिंग्स। पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर आराम से उसको समझेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास, कहते हैं planned aggregate demand is short of its full employment level। ठीक है। दूसरा कहता है जी हमारे पास में, एग्रीगेट सप्लाई being perfectly elastic, its coverage with aggregate demand at a lower level of output, lower than full employment level of output in the economy। ठीक है जी। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है बेटा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अगर एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, दैट इज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, हमने एक सिचुएशन पढ़ा था इक्विलिब्रियम का, राइट। और जनरली मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, राइट, अगर वो यूज हो रहे हैं पूरे के पूरे, तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये है सर, यहाँ पर हुआ क्या, लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम करा था कि हम एग्रीगेट सप्लाई कितनी करेंगे, 100 प्लान्ड है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट ही पढ़ा था कि यहाँ पर जो भी हम करते हैं प्लान्ड फॉर्म में करते हैं। ठीक है जी। तो हमने प्लान किया कि अल्टीमेटली हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 100। तो एग्रीगेट डिमांड को भी इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए 100 ही होना चाहिए था, बट हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी रह गई, 80। हमारा एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो है बेटा हमारा वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। ठीक है जी।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ठीक है जी, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर 80 रह गया और एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो गई बच्चे हमारे पास 100। तो अल्टीमेटली डिमांड कम है सप्लाई से, तो इसका मतलब सर एक चीज तो है कि हमने अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज करने की, राइट, जो हमारा अगर 100 अचीव हो जाता सप्लाई तो डेफिनेटली हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती, यानी कि हमारे रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बट द पॉइंट बीइंग हमारा जो एग्रीगेट डिमांड था वो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए कितने चाहिए थे 100, बट वो कितने रह गए 80। तो इसका मतलब है यहाँ पर 20 से शॉर्टफॉल आ गया एग्रीगेट डिमांड में। हाँ जी, 20 से क्या आ गया बच्चे हमारे पास, शॉर्टफॉल आ गया। अब जब 20 से शॉर्टफॉल आया है तो देयर इज अ सिचुएशन, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल कंसंट्रेशन से। सर जैसे ही शॉर्टफॉल आया, इसी शॉर्टफॉल को बेटा हम डेफिशिएंट डिमांड के नाम से जानते हैं। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमें जितनी एग्रीगेट डिमांड की जरूरत थी उतना एग्रीगेट डिमांड हमें अचीव नहीं हो पाया बेटा, जिस वजह से हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इकोनॉमी में। द प्रॉब्लम इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है जी, तो जरा ध्यान से कहते हैं इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक स्थिति है बेटा व्हेन एग्रीगेट डिमांड, जहां पर एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रह जाती है बेटा इट्स एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, राइट। ऑब्वियस सी बात है ना, आपने एग्रीगेट सप्लाई तो पूरा यूज कर लिया, यानी कि रिसोर्सेज पूरे यूज कर लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो गया सर, बट अल्टीमेटली हमारी डिमांड उतनी अचीव नहीं कर पाई जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए चाहिए थी, राइट। तो फिर कहते हैं सर इन प्लस टू थिंग्स, पहला ये है कि सर जो हमने एडी प्लान किया था वो शॉर्ट रह गया हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, तो वही पॉइंट हो गया जो अभी आपने पढ़ा था। फिर कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई बीइंग परफेक्टली इलास्टिक, एग्रीगेट सप्लाई हमारी यहाँ पर क्या होती है बच्चे, परफेक्टली इलास्टिक। तो कहते हैं इट कवरेज विद एडी एट लोअर लेवल ऑफ द आउटपुट आउटपुट लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि इसका बेसिक मतलब क्या है कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है बेटा वो लोअर रह गया है, तो उसको इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए डेफिनेटली हम किसका यूज करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को, और उसको कवर किया जाएगा एट द लोअर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड डेफिशिएंट डिमांड का ये कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको समझ में आया हो। ठीक है जी, अब बेटा ये तो हमने इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सर जब डिमांड कम रह जाती है सप्लाई ज्यादा होती है तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे, तो फटाफट से मेरे साथ इसका डायग्राम बनाइए। ठीक है जी, तो इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। दिस इज अ वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में हम लिखते हैं इनकम या यू कैन से जीडीपी, और यहाँ पर हमारा रहेगा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और दिस इज अ फिगर नंबर 1, राइट। अब सर इस यहाँ पर दो सिचुएशन है, एक तो हमारी इनकम का लेवल, दिस इज द लेवल ऑफ इनकम, ये हमारी इनकम का लेवल है, इसको हम वाई नाम दे देंगे। ठीक है, दिस इज रेफरेंस लाइन भी बेटा इसको बोला जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके बाद हमें देखना है जी हमारा एग्रीगेट डिमांड। देखो एग्रीगेट डिमांड एट फुलर इम्प्लीमेंट लेवल हमें ये चाहिए था, मान लीजिए, बट व्हाट वी हैव अचीव्ड, बेटा पहले इसको समझ लेना प्लीज, फिर बनाना आराम से। तो देखो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सर ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड एट फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल, और दिस इज एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो यहाँ पर जनरली हमारे पास कुछ सिचुएशन राइज होती हैं। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन एंड दिस इज द सेकंड सिचुएशन। सुनते रहिएगा प्लीज। दैट इज क्यू, इसको नाम देते हैं Q1, इस पॉइंट को आप दे दीजिए नाम E, इसको E1, और यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है इसको नाम देते हैं F। ठीक है, देखिए अब जो ध्यान सुनिएगा, सर हमें इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, ठीक है जी, हमें इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कितनी एग्रीगेट डिमांड की जरूरत थी, एडीएफ। तो हमें E1 पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता, इसको अपना एग्रीगेट सप्लाई के नाम से भी जान सकते हैं। ध्यान सुनिएगा सर, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि ये हमें एक्चुअल में चाहिए था, ये वाला पॉइंट, इतनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए थी इकोनॉमी में,
बट अल्टीमेटली हमें जो अचीव हुई एग्रीगेट डिमांड वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे अचीव हुई। ये हमने प्लान किया था, ये हमें एक्चुअल में मिला, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमने सोचा था उसके हिसाब से सप्लाई तो हमने कर दी थी, बट सर हमारी डिमांड उसके हिसाब से हम अचीव नहीं हो पाई। हमारी डिमांड क्या रह गई बेटा, कम रह गई। तो क्या यहाँ पर शॉर्टफॉल आ गया, ये जो गैप बन रहा है दिस इज शॉर्टफॉल। और शॉर्टफॉल किस में आया आपके, एग्रीगेट डिमांड में, राइट। जो एग्रीगेट डिमांड में शॉर्टफॉल आया है बेटा, इस शॉर्टफॉल को हम डेफिशिएंट डिमांड के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं बच्चे, डेफिशिएंट डिमांड के नाम से, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम हमें अचीव हो रहा है यहाँ पे जो यहाँ पर भी तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहा है बेटा। अब आई होप सो कि आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा हो अच्छे से। तो देखो इस पॉइंट पे भी तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमें अचीव होगा इसको हम बोलेंगे जी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें अचीव हो रहा है दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली दो सिचुएशन है, एक है हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट, दूसरा हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट। देखो हमारा जो सप्लाई है वो यहाँ पर अचीव हुआ, हाँ जी। तो इसका मतलब हमें इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे अचीव होना चाहिए था जब हमारा पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाते। बट क्या ये एग्रीगेट डिमांड हमें मिला, ये जो ऊपर वाली लाइन है बेटा ये एग्रीगेट डिमांड हमने सोचा था, ये हमें एक्चुअल में मिला नहीं। यानी कि सर इस लेवल पे अगर होता तो हमें कौन सा इक्विलिब्रियम होता, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट। बट एग्रीगेट डिमांड हमारा इस लेवल से कम रह गया, सप्लाई से कम रह गया, तो इक्विलिब्रियम फिर यहाँ पर अचीव हुआ ना, हाँ जी। इक्विलिब्रियम यहाँ पर अचीव हुआ। तो अल्टीमेटली ये जो है ना ये तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर अभी हमारे रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज नहीं हो रखे हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास अच्छे से पढ़ी है तो इसका मतलब सर यहाँ पर जो हमें अचीव हुआ है दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता। एक्चुअली इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं क्योंकि सप्लाई तो हम ज्यादा कर चुके हैं, राइट। अगर हमें होता तो दिस इज हम इसको क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर होता तो हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अल्टीमेटली सर हमारी सप्लाई इतनी रह गई, हमारी डिमांड इतनी रह गई, तो बीच में जो शॉर्टफॉल क्रिएट हो गया बेटा डिमांड और सप्लाई के बीच में, इसी को हम डेफिशिएंट डिमांड के नाम से जानते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लाई यहाँ पर ज्यादा हो गई है बेटा, डिमांड हमारे कम रह गए। तो इस सिचुएशन को जनरली हम क्या कंसिडर करेंगे, हाँ जी बोलिए फटाफट से, दैट इज द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया हो। तो एक काम कीजिए जरा एक्सप्लेनेशन करिए फिगर का, राइट। इस फिगर का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए ध्यान सुनेगा फर्स्ट। अच्छा ये जो फिगर हमारा पूरा है ये फिगर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, हमारे डेफिशिएंट डिमांड को। तो कहते हैं इन अबव फिगर नंबर 1 द deficient demand is to be presented with the help of aggregate with the help of diagram। दिस इज डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम की मदद से बेटा हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेफिशिएंट डिमांड को। दिस इज द फर्स्ट। भैया ध्यान सुनेगा, ये जो लाइन हमारी जा रही है, सॉरी ये वाली लाइन एडीएफ वाली, तो ये एडीएफ लाइन किसको रिप्रेजेंट करी बेटा, एग्रीगेट डिमांड। तो कहते हैं एडीएफ लाइन shows shows aggregate demand at full employment level, aggregate demand at full employment level, ठीक है। और ये जो एडीयू है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है या अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे। तो कहते हैं एडीयू लाइन shows aggregate demand at अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमें ये शो कर रहा है, राइट। दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो क्या सर यहाँ पर एडीएफ और एडी, एक सेकंड, कहते हैं देयर इज अ गैप बिटवीन एडीएफ एंड एडीयू। और वो गैप क्या है बेटा हमारे पास, ई और एफ। तो ई वन और एफ नोन एज
डेफिशिएंट डिमांड। चलिए देखो तो ध्यान से। अब बेटा एक्सप्लेनेशन ना एक्चुअली इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इस एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन देखिए, और बहुत इजी होता है। हमने क्या कहा जी, फिगर नंबर 1 ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, हमारे डेफिशिएंट डिमांड को। तो देखो हमने फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, इन अबव फिगर नंबर 1 द डेफिशिएंट डिमांड इज टू बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, राइट। और दूसरा कहता है एडीएफ लाइन शोज एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये जो एडीएफ लाइन है बेटा, ये हमें डिमांड शो कर रहा है किस लेवल पे बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, राइट, जो हमें अचीव करना था। एडीयू, जो एडीयू लाइन है बेटा, ये शो कर रही है एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, राइट। तो अगेन क्या हमें अचीव हुआ है, राइट, अचीव होना चाहिए था, ये हुआ, ये है। तो कहते हैं सर यहाँ पर एक गैप हो गया एडीएफ और एडीयू के बीच में, दैट इज ई एफ। बेटा ये कॉमा नहीं है एफ के, ओनली ई एफ है, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ई वन और एफ के बीच में जो गैप क्रिएट हो गई है, ई वन और एफ, ये इसी गैप को हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है बेटा। इसको प्लीज फटाफट से नोट कर लीजिए, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसी का एक जनरेशन पढ़ेंगे। एक्चुअली जो डेफिशिएंट डिमांड होता है उसके कारण इकोनॉमी एक प्रॉब्लम फेस करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे, डिफ्लेशनरी गैप को, ठीक है। इसको फटाफट से आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। चलिए बेटा, आप हेडिंग लिखिए फटाफट से, नेक्स्ट, डिफ्लेशनरी गैप। हेडिंग लिखिए फटाफट से, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। अगेन बेटा ये सेम डिफ्लेशन का ही कॉन्सेप्ट है। तो डिफ्लेशन जो डेफिशिएंट डिमांड है उसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती है, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। तो होता क्या देखिए, कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप इज द shortfall is the shortfall in aggregate demand from the level required to maintain full employment equilibrium in the economy. In such a situation, there is involuntary unemployment in economy. In the economy, कहते हैं, अच्छा यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, डायग्राम सेम एज डेफिशिएंट डिमांड। जो आपने डेफिशिएंट डिमांड में डायग्राम बनाया था बेटा, बिल्कुल सेम बनेगा। बस आप एक छोटा सा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर आपने क्या लिखा था, डेफिशिएंट डिमांड, तो यहाँ पर आप ना डिफ्लेशनरी गैप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप डिफ्लेशनरी गैप लिख सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा डायग्राम बेटा ये बिल्कुल सेम बनेगा एज इट इज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या कह रहा है, कहता है इज द सिचुएशन कि डिफ्लेशनरी गैप एक ऐसी सिचुएशन है जो शॉर्टफॉल शो करती है किसके बेटा, एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल को मेंटेन करने के लिए बेटा जितनी हमें डिमांड की जरूरत थी, जब उतनी डिमांड हमें अचीव नहीं हो पाती, तो उस सिचुएशन में कुछ हमारा डिमांड में शॉर्टफॉल रह जाता है, राइट। दिस पर्टिकुलर शॉर्टफॉल नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। कहते हैं सर इस सिचुएशन में इकोनॉमी कौन सी अनइम्प्लॉयमेंट फेस करती है बेटा, इनवॉलंटरली अनइम्प्लॉयमेंट। आई होप सो कि मैंने आपको ये पढ़ा रखा है बेटा, एंड आपको ये समझ में आ गया होगा इनवॉलंटरली अनइम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल था कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में एक सिचुएशन आती है, कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, इसको प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। कुछ बेसिक सिचुएशन है, जैसे कि हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप या यू कैन से डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेस क्या हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप, मतलब तो एक ही है बच्चे, डिफ्लेशनरी गैप।
तो इन दोनों का कारण क्या है सर? इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड होता ही क्यों है, इसके रीजन क्या है, और इसके होने से इकोनॉमी में क्या सिचुएशन आती है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो तो रीजन पढ़ा हूं। एक तरह से आप कॉजेस भी लिख सकते हैं बेटा इसको, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है जी। दो सिचुएशन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एक तो इसके रीजन। अगेन रीजन बहुत इजी है बेटा, याद करो, मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बता रहा हूँ आपको। याद करो, हमने एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे, सी, आई, जी, एक्स माइनस एम। तो इसका मतलब सर, ये जो कंपोनेंट्स थे एक तरह से खर्चे थे सारे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। तो एक बात बताओ, अगर ये सारे खर्चे रिड्यूस हो गए, कम ऑन, क्या हो गए बच्चे? रिड्यूस हो गए, तो क्या हमारा एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगा? तो इसका मतलब कारण तो यही हो गया सर, जितने भी खर्चे हम इकोनॉमी में करते हैं, अगर वो खर्चे कम हो गए तो उसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीगेट डिमांड पर पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड भी हमारा बच्चे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा बेटा हमारा? कम हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, अगेन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको फटाफट से नोट जरूर कर लीजिएगा। तो पहला रीजन है सर रिडक्शन, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट में सी बोलते हैं। दूसरा, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट में आई बोलते हैं। है हमारे पास रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट में जी बोलते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट वी आर हैविंग डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे बेटा, तो विदेशी खर्चा भी भारत में कम हो जाएगा। इंपोर्ट बढ़ जाएंगे तो भारत लोग बाहर खर्चा कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब वो इंडिया में खर्चा नहीं कर रहे, तो इंडिया में एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे। एंड गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी टैक्सेस रेट को, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो ये कुछ कारण है बेटा हमारे डिक्शन डिमांड के होने के, ठीक है जी। तो फटाफट से प्लीज लिख लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा कॉन्सिक्वेंसेस हैं बेटा, एक सिंपल सा एक पॉइंट बताइएगा। डिमांड कम रह गई है, डिमांड कम रह गई है, तो क्या मार्केट में इसका मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई है, राइट, वो ज्यादा रह गई है? हाँ जी। इसका मतलब सर, हमने जितनी प्रोडक्शन करी थी, उस प्रोडक्शन में से कुछ गुड्स हमारे बच चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज्यादा कंक्लूजन ना लेते हुए मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, इन दिस सिचुएशन इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन, राइट। तो उसमें हम काफी कुछ देख सकते थे, बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको पॉइंट बेटा। इकोनॉमी इस स्थिति में कौन सी सिचुएशन शो करती है बेटा? डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन का जनरल मतलब होता है मंदी काल, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पर मार्केट में मनी सप्लाई हमारी खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, राइट। और जब मनी सप्लाई नहीं रहेगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी डिफ्लेशन की प्रॉब्लम फेस करेगी बेटा, जहां पर हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं वो डाउनफॉल होने लग जाएंगे। और यही पॉइंट हम नेक्स्ट आने वाले कुछ टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस डिफ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। तो ये बेटा डेफिशिएंट डिमांड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई होप सो कि आपको समझ में आई हो, राइट। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा प्लीज। और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्सेस डिमांड, और फिर उसके बाद बेटा हम मेजर्स पढ़ेंगे जिनसे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बेटा, आज के लिए इतना काफी है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए प्लीज, और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर मेरे ख्याल से 3 दिन का है बेटा। आज एक और क्लास होगी इसकी एक्सेस डिमांड की, उसके बाद हम इसको मेजर डिस्कस करके चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा बेटा।